तो हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। मैं आ चुका हूँ अपने फिफ्थ लेक्चर के साथ। फिफ्थ पार्ट है ये। हमारी प्रीवियस वीडियोस को आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो उसे देख लेना, क्योंकि ये इस वीडियो का मैक्सिमम पार्ट प्रीवियस वीडियो के बेसिस पे होने वाला है। हालांकि फिर भी आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको कुछ ना कुछ जानने को जरूर मिलेगा। हिंदी से इंग्लिश मीडियम में क्या जाने की प्रोसेस है, कुछ तो आपको सीखने को जरूर मिल सकता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जरूर से जरूर उस वीडियो को पहले देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझाने की कोशिश प्रीवियस वीडियो के आधार पे करता हूँ। तो आप लोग के सामने प्रीवियस वीडियो का मैंने एक क्वेश्चन लेके आया। मैं आपके सामने है वो क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ रेनेसां इन यूरोप ओवर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था प्रीवियस वीडियो में, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर अपने तरीके से दिया होगा, जो भी आप लिख सकते थे। हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंटेरिकेट था और आउट ऑफ द बॉक्स मैंने दे दिया था। हालांकि कुछ हद तक आप मेरे जो मैंने पढ़ाया था उससे रिलेट भी कर रहा है, तो जो भी आप लिख सकते थे आई उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लिखा होगा। और अगर नहीं लिखा है तो कोशिश कीजिएगा आप इसको समझने की, और फिर आप कोशिश कीजिएगा कि अपने तरीके से फिर से एक बार लिखो, ठीक है। समझने के बाद जो कुछ भी आप लिख सको, लिखना जरूर है गाइस, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश में अगर जाना है तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है तुम्हारा लिखना। जो लिखना होता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट होता है। तो मुझे लगता है कि आपको लिखना नहीं छोड़ना चाहिए। जो कुछ भी आप लिखो, आप लिखो, बस लिखो, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। अपने क्वेश्चन की जो डिमांड क्या थी उसको समझेंगे, और क्वेश्चन कैसे मैंने लिखा है, आप लोगों ने कैसे लिखा है मिला लेना। जहां आप कमी कर रहे होगे वहां पे आप देख लेना कहाँ आपको सुधारने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को आंसराइज किया है, और यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर ये है कि इन 15th सेंचुरी यूरोप सॉ अ न्यू पीरियड एंड अवेकनिंग ऑफ पीपुल्स। देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन का डिमांड क्या था कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ रेनेसां इन यूरोप ओवर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। इम्पैक्ट का मतलब अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं बता दूं गाइस कि इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ठीक है। तो जो यूरोप में रेनेसां हुआ उसका प्रभाव हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पे, अफ्रीकन कंट्रीज पे कैसे पड़ा, बेसिकली ये क्वेश्चन की मांग है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। देखिए, सबसे पहले बताया कि रेनेसां आया कब और रेनेसां था क्या, ठीक है। पहले तो ये बता देना चाहिए, क्योंकि एक बैकग्राउंड देना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन की उस तरह से जो डिमांड जो पहलू है वो पकड़ में आती है। तो क्या है, इन 15th सेंचुरी यूरोप सॉ अ न्यू पीरियड। यूरोप ने 15th सेंचुरी में क्या देखा, एक नई पीरियड, एक नई पीरियड को देखा, एक नए समय को देखा कह सकते हो आप, ठीक है। एंड अवेकनिंग ऑफ पीपुल स्टार्टेड, और जो लोग थे वो जागना शुरू हो गए, अवेक होना शुरू हो गया, यानी कि वो मेंटली देखना शुरू हो गया, मेंटली जागना शुरू हो गया। अवेकनिंग में होता है जागना, ठीक है। ऑफ स्टार्टेड विच केम टू बी नोन एज, जो कि जाना गया, जो कि किस नाम से जाना गया, केम टू बी नोन, जाना गया, केम टू बी नोन एज रेनेसां। क्या किस नाम से जाना गया, रेनेसां, नव जागरण, ठीक है। Due to Renaissance in Europe, people of Europe started exploring the hidden corners of the world, ठीक है। ड्यू टू रेनेसा, रेनेसा के चलते क्या हुआ, यूरोप के जो लोग थे उन्होंने, जो यूरोप की जो लोग थे वो क्या, जो हिडन कॉर्नर्स थे वर्ल्ड की, जो भी छुपी छुपी, जैसे अफ्रीकन कंटिनेंट हो गया, साउथ ईस्ट एशियन कंटिनेंट हो गया, जैसे जापान हो गया, जावा हो गया, सुमात्रा, इन सभी चीज़ों को लगा उन्होंने एक्सप्लोर करने, ठीक है गाइज, द हिडन कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड विथ दैट, और उसी के साथ दे डेवलप्ड गुड आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग। और जब वो मतलब एक्सप्लोर करते थे तो कई बार क्या होता था, हादसा हो जाता था। तो उस डर से उन्होंने एक न्यू जो है मेथड डेवलप कर लिया था, आर्ट डेवलप कर लिया था शिप बिल्डिंग में, ठीक है। अब अगला चलते हैं, जो क्वेश्चन की मेन डिमांड थी उसको मैंने एक सेपरेट तरीके से किया है। देखिए कैसे किया है, इसको सीधा इम्पैक्ट लिखा है। इस क्वेश्चन की डिमांड में इम्पैक्ट पूछा था तो इम्पैक्ट लिखा है, और इम्पैक्ट लिख के सीधा इसका आंसर किया है। देखिए 5-6 पॉइंट जो भी कर सकता था मैंने दिया है यहाँ पे। हालांकि कुछ अपने मन से भी मैंने पढ़ा है उसको दिया है। हालांकि आप जो भी उस बुक के हिसाब से था आप दे सकते थे। हालांकि 1-2 पॉइंट तो आप जनरेट कर ही सकते थे। कह रहा है देयर इज कवर्ड हिडन कंट्रीज started exploiting them and along with their resources। देखिए उन्होंने क्या किया, पहली बात तो ये कि उन्होंने हिडन कंट्रीज को डिस्कवर किया, जो भी हिडन कॉर्नर्स थे उनको डिस्कवर किया, और जब डिस्कवर किया तो उनको एक्सप्लॉइट करना। एक्सप्लॉइट मीन्स होता है शोषण। अगर किसी को नहीं पता है गाइज तो मैं बता दूं कि एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, शोषण करना।
एंड दे स्टार्टेड एक्सप्लोइटिंग देम। उन लोगों का तो एक्सप्लोइटेशन किया ही उन्होंने, अलॉन्ग विथ दैट उनके साथ ही, लोगों के साथ साथ उनके रिसोर्सेस, देयर रिसोर्सेस, उनके रिसोर्सेस का भी एक्सप्लोइटेशन शुरू कर दिया था। ठीक है गाइस, दूसरा पॉइंट दिया मैंने कि द रेस ऑफ कोलोनाइजेशन बिगन। जो रेस बिगन मिस होता है शुरू, तो याद इसको नोट डाउन करने, कोलोनाइजेशन मिस होता है वहीं उपनिवेशवाद। ठीक है, तो द रेस ऑफ कोलोनाइजेशन, अब रेस का क्या होता है, होड़। यहाँ पे 3-4 वर्ड आपको जो भी मिल सकता हूँ मैं दे देता हूँ, होड़ लिख लीजिएगा गाइस, होड़। ठीक है, तो द रेस ऑफ कोलोनाइजेशन बिगन, तो जो कोलोनाइजेशन, जो उपनिवेशवाद की जो होड़ थी वो स्टार्ट हो गई उसी के साथ। यूरोप इटसेल्फ इंडल्ज इन वेरियस वार्स। अब चूंकि कोलोनाइजेशन की पीरियड स्टार्ट हो गई थी, तो यूरोप जितना ही ज़्यादा डेवलप कर रहा था, उसी के साथ उसमें क्या हो रहा था कि उसमें टेंडेंसी आ रही थी, बहुत सारे गन वेपन्स ये सब बना रहे हैं, तो एक दूसरे में राइवलरीज होने लगी, एक दूसरे में क्या होने लगा, एक दूसरे में प्रतिद्वंदात्मक चीजें होने लग गई। मतलब जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब जैसे जैसे डेवलप कर रहे थे, ऐसे ऐसे बहुत सारे वॉर्स इनके बीच लड़े गए। ठीक है, जर्मनी हो गया, तो ऐसे करके बहुत सारे वार वो खुद ही लड़ने लग गए। ठीक है, कि मैं ये कॉलोनाइज करूंगा, ये कॉलोनाइज करूंगा, मैं इटली बोलता था ये करूंगा, इटली जर्मनी के बीच सेपरेशन समझौता वगैरह होता था, तो ये सभी चीजें हुई। ठीक है, द डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ इन्फेरियोरिटी एंड सुपेरिटी स्टार्टेड। देखिए, हम इन्फेरियर हैं, आप सुपेरियर हैं, हम इन्फेरियर हैं, वो सुपेरियर है, आप इन्फेरियर हैं, ये सभी चीज़ें उस टाइम पे क्या होने स्टार्ट होने लग गई। ठीक है, कि हम बड़े हैं, हम एडवांस हैं, हम ज़्यादा ताकतवर हैं, ये सभी चीज़ें उसी वक्त से स्टार्ट होने लग गई। फिर people of Southeast Asia and Africa did not get enough time to develop themselves। अब देखिए इसी के साथ क्या हुआ, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के जो पीपुल्स थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं मिला ताकि वो खुद को जो है वो क्या करे, खुद को डेवलप कर सके। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा। एंड देयर कल्चर्स ऑल्सो गोट डिस्टर्ब, और उनकी जो संस्कृति थी, कल्चर थी, जो पहन पहरावे, पोशाक, जो उनका रीति रिवाज था, वो सब डिस्टर्ब हो गया ड्यू टू वेरियस इंटरवेंशंस बाय आउटसाइडर्स। किस लिए, सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे आउटसाइडर्स के इंटरवेंशन के चलते। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें जो है वो समझ में आई होंगी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आंसर राइटिंग भी अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपने जहाँ कमियाँ छोड़ी थी वो यहाँ पे आप देख के उसको सुधारने की कोशिश करोगे। ठीक है, और गाइस क्या बताऊँ, अब ज़्यादा व्यूज़ वगैरह आप लोग देखते नहीं हो वीडियोज़, हालांकि आप सब्सक्राइब करते हो, मैसेज करते हो, लेकिन आप देखते नहीं हो, काफ़ी बेकार लगता है मुझे थोड़ा सा। फिर भी मैं अपना काम जरूर करूँगा, मैंने प्रोमाइज़ किया है, इस हिसाब से नहीं उस हिसाब से जरूर दूंगा आप लोगों को। अगर शिक्षित आदमी अगर शिक्षा ना बांट सके तो क्या ही फायदा, मतलब एक शिक्षित आदमी अगर ज्ञान रखते हुए भी ज्ञान ना दे सके तो फिर उसके ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। तो वो आपकी मर्जी, आप लो ना लो, मेरा तो काम है, मैं ज्ञान दूंगा। तो गाइज हम लोगों ने यहाँ तक देखा है, जो इंक्रीज्ड तक देखा है। अब हम लोग यहाँ पे वेनिस एंड जेनेवा, इसके साथ हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का जो पैराग्राफ है उसको, और जहाँ तक हो सकेगा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, वेनिस एंड जेनेवा विच हैड अर्लियर प्रपोज्ड prospered through trade in oriental goods were too small to take on the mighty Ottoman Turks or to take up major exploration on their own। वो जो जनेवा थी और जो वेनिस थी वो खुद से मतलब इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं थे कि वो ऑटोमन टर्क्स से लड़ सके और एक्सप्लोर कर सके, मतलब वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सके। हालांकि वो प्रॉस्पर्ड हो चुके थे, हालांकि वो समृद्ध हो चुके थे, तो उन्होंने क्या किया, so the North Europeans were ready to aid Portugal and Spain with money and men, even as the Genoese were ready to provide ship and technical knowledge। जो नॉर्थ यूरोपियंस थे उन्होंने मेन मतलब पैसा और आदमी दिया। ठीक है, और जो जनेवीज थे मतलब जो छोटे प्रॉस्पर्ड हो चुके थे उन्होंने शिप बिल्डिंग की आर्ट प्रोवाइड करी। ठीक है, तो इस तरह से पुर्तगाल और स्पेन ने जो क्रिश्चियन वर्ल्ड थी, जो एक्सप्लोरेशन की काम थी, उसकी कमान उन लोगों ने संभाली। ठीक है, it is also to be noted that Portugal had assumed the leadership in Christendoms और देखिए अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। तो ये भी नोट करने वाला बात है कि जो पुर्तगाल है, ये भी आप नोट डाउन कीजिए कि पुर्तगाल जो है, मतलब ये बोल रहा है ऐसा कि पुर्तगाल ने ये एज्यूम किया था लीडरशिप, जो क्रिश्चियन जो किंगडम थी उसकी लीडरशिप के तौर पे पुर्तगाल सामने आया। ठीक है, रेजिस्टेंस टू इस्लाम, मतलब इस्लाम के खिलाफ रजिस्ट रहेगा, मतलब इस्लाम के खिलाफ लड़ेगा। जो कुछ कैंस्टिनोपल पे जो ऑटोमन टर्क्स का कब्जा था तो उसके खिलाफ कह सकते हो लड़ेगा। ठीक है, और उसी के साथ इवन एज इट हैड टेकन ऑन इटसेल्फ द स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन, उसी के साथ जबकि वो ऑलरेडी इस चीज़ की लीडरशिप ले चुका था कि वो खुद ही एक्सप्लोर करेगा पूरा वर्ल्ड, स्पेन और पुर्तगाल ने ले रखा था ऑलरेडी, और उसी के साथ उसने क्रिश्चियन कंडम का लीडरशिप भी अपने हाथ में ले लिया कि वो इस्लाम के खिलाफ भी लड़ेगा। ठीक है,
अब ऑफ एक्सप्लोशन दैट हैड कैरेक्टराइज टू जनेवा, जो कि जनेवीज के लिए बनाया गया, मतलब जो जनेवीज करते थे वो काम अब पुर्तगालीज करेंगे, मतलब पोर्टुगीज पूरा एक्सप्लोर करेंगे और रेजिस्टेंस भी पूरा लीडरशिप एज्यूम करके पूरा करेंगे। अब अगला कह रहा है हिस्टोरियंस हैव ऑब्जर्व्ड दैट द आइडिया ऑफ फाइंडिंग एन ओशियन रूट टू इंडिया हैड बिकम एन ऑब्सेशन फॉर प्रिंस हेनरी ऑफ पुर्तगाल। प्रिंस हेनरी ऑफ पुर्तगाल, ठीक है, ये जो प्रिंस हैं ये टोटली ऑब्सेस्ड हो गए थे, वो इस बात को लेके ऑब्सेस्ड थे, मतलब पूरा अंडर में जा चुके थे, उनका दिमाग एकदम एक ही जगह काम करता था कि नहीं मुझे इंडिया से यूरोप के बीच तक का एक सी रूट चाहिए ही चाहिए, वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे, ऐसा हिस्टोरियंस मानते हैं, इस हिस्टोरियंस का ऐसा कहना है, ठीक है। हु वाज निकनेम्ड द नेविगेटर, तो वो जो प्रिंस हेनरी हैं उनको नेविगेटर के तौर पे भी निकनेम बोला जाता है कि नेविगेटर है, नाविक हैं। ऑल्सो ही वाज कीन, अब देखिए कीन का मतलब बहुत लोगों को शायद ना पता हो, तो कीन का मतलब मैं बता दूं कि इच्छुक होता है। क्या होता है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कि कीन का मतलब होता है इच्छुक, आप लोग इसको जरूर से जरूर नोट कर लो, ठीक है। शायद मैंने आपको बहुत सारी यहाँ पे वैसे बहुत सारी मिली नहीं है, जो वो कैप्स जो मैंने आपको दिया नहीं, यहाँ पे ये एक मिला है। और रेजिस्टेंस का मतलब होता है सामने रेजिस्टेंस करना, मतलब प्रतिरोध करना, ठीक है, ये लिख लेना प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध और कीन का मतलब होता है इच्छुक। तो नेविगेटर ऑल्सो ही वॉज कीन टू फाइंड अ वे टू सर्कमवेंट द मुस्लिम डोमिनेशन ऑफ द ईस्टर्न मेडिटेरियन, वो इस बात को लेकर भी इच्छुक थे कि जो मुस्लिम डोमिनेशन से ईस्टर्न मेडिटेरियन में, गल्फ ऑफ ओमान हो गई और ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल था, इन सब में मुस्लिम जो रूलर्स थे इन्होंने अपना कब्जा जमा रखा था, तो उसको वो चाहते थे कि सर्कमवेंट करें, मतलब उसको वो फिर से अपने हाथ में लेना चाहते थे, ठीक है। दूसरा ये कि ऑल द रूट्स हेनरी कह रहा है पोप निकोलस 5, अब देखिए पोप निकोलस जो 5 थे, वो वहाँ के पंडित कह सकते हो, पोप चर्च के फादर बोल सकते हो, गेव प्रिंस हेनरी अ बुल इन 1454, एक बुल दिया था उन्होंने प्रिंस हेनरी को 1454 में, कन्फरिंग, अब देखिए यहाँ पे कन्फरिंग का मतलब शायद आप लोगों को ना पता हो, तो कन्फरिंग में से होता है प्रदान करना, प्रेसिडेंट कन्फर्ड दिस टाइटल टू दिस पर्सन, ठीक है, तो कन्फर्म में से होता है प्रदान करना, ऑन हिम द राइट टू नेविगेट द सी टू डिस्टेंट सोर्स ऑफ द ओरिएंट, उन्होंने ये पोप जो 5 थे, निकोलस थे उनका नाम, उन्होंने एक बुल दिया और उसी के साथ एक राइट दिया कि आप चाहो तो सी रूट को जहाँ भी जितना मन करे दूर दूर तक डिस्टेंस मतलब कवर करके आप सी को पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। मोर स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे कह रहा है मोर स्पेसिफिकली एज फार एज इंडिया, ठीक है, तो मतलब जहाँ मोर स्पेसिफिकली मतलब वो राइट उन्होंने दिया था कि जहाँ तक हो सके कर सकते हो, स्पेशली आप इंडिया तक चाहो तो भी कर सकते हो, अपना नेविगेशन वगैरह ये सब कर सकते हो, उन्होंने ये राइट दिया, पता नहीं उनके चाचा का पूरा वो था अधिकार, पता नहीं सब पे। कह रहा है इन एन अटेम्प्ट टू फाइट इस्लामिक इन्फ्लुएंस, अब इन्फ्लुएंस में होता है प्रभाव, ठीक है, इन्फ्लुएंस एंड स्प्रेड मिस होता है फैलाना, ठीक है गाइज, स्प्रेड का मतलब नोटेड डाउन आप, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, द क्रिश्चियन फेथ। अब ये जो राइट उन्होंने दिया, पोप निकोलस भी ने दिया, वो इसलिए दिया कि जो क्रिश्चियनिटी है उसको आप पहला तो स्प्रेड करो, दूसरा चीज कि वो इस्लामिक इन्फ्लुएंस को कम करो, ठीक है, फाइट करो, उसके अगेंस्ट में फाइट करो, इस्लामिक इन्फ्लुएंस को फाइट करो और क्रिश्चियन जो फेथ को उसको पूरा स्प्रेड करो, ठीक है। इस अटेम्प्ट के चक्कर में निकोलस भी ने हेनरी को क्या किया, अधिकार दिया कि आप एज फार एज पॉसिबल, मतलब इंडिया तक चाहो तो नेविगेट कर सकते हो। हाउएवर, हालांकि, हाउएवर का मतलब लिख लीजिएगा, ये हमेशा यूज होता है, हालांकि प्रिंस हेनरी डेड बिफोर हिज ड्रीम कुड बी बिकम अ रियलिटी, प्रिंस हेनरी जो है पहले ही मर गए जब तक कि उनका ड्रीम सही में मतलब रियलिटी में बदलता, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का सेशन और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि और से ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अपने में सुधार करूं और जितना हो सके और अच्छे से बेहतर समझा पाऊँ, ठीक है। और आप इसी के साथ एक क्वेश्चन जरूर लिखो, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड पोर्टुगाल केम टू बी नोन एज द लीडर ऑफ क्रिश्चियन वर्ल्ड, ठीक है, एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन यूरोप व्हेन पोर्टुगाल बिकेम द किंग द व्हेन पोर्टुगाल एज्यूम द लीडरशिप ऑफ क्रिश्चियन वर्ल्ड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो है वो डिमांड क्या है उसको जरूर करना, और इसमें आप प्रिंस हेनरी वगैरह को सबको इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो भी इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो लिखना, मैं बाकी अपने आंसर के साथ कल रिप्रेजेंट करूंगा खुद को। बाय।